हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है मैराथन सीरीज़, इट इज़ रिलेटेड टू वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन के ऊपर है, तो इनसे रिलेटेड वी विल डू द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच अमेरिकन पोइट इज़ हेल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन का मतलब समझिए। हेल्ड का मतलब क्या होता है? हेल्ड का मतलब होता है किसी को पुकारना या किसी को एक तरफ से हम ग्रीट करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, राइट। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है किसी प्रतिनिधि को कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव। तो क्वेश्चन को आप समझते हैं, कौन से ऐसे अमेरिकन पोइट हैं जिनका स्वागत या जिनको वेलकम किया जाता है एक प्रतिनिधि पोइट के तौर पे अमेरिका में? तो वो कौन है? He is none other than your वॉल्ट विटमैन। एक अमेरिकन पोइट है जिनको किसके रूप में लिया जाता है? जिनको नमस्कार, जिनको नमन, जिनको पुकारा जाता है, जिनको याद किया जाता है एक पोइट की प्रतिनिधि में अमेरिका में, राइट। तो वॉल्ट विटमैन का जो रीज़न है, ऐसा क्यों करा जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ऐसे तो बहुत पोइट है, इन्हीं का नाम ऐसा क्यों लिया जाता है? देयर शुड बी अ रीज़न ऑल्सो। तो रीज़न ये है कि ही बिकॉज अ ह्यूमैनिस्ट, एज अ ह्यूमैनिस्ट, जो उनके अंदर इंसानियत थी, ही वॉज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन। उनके बीच में एक ट्रांजिशन था, एक फेज था, सच्चाई और ट्रांसडेंटलिज्म, मतलब दोनों के बीच में उनके जो विचार हैं अपने कामों में, उसके बीच में, और रियलिज्म के बीच में उनके जो इन्फ्लुएंशियल है, मतलब उनका जो काम रहा है, इस वजह से वो ज़्यादा माने जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि वॉल्ट विटमैन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, प्रभावित करने वाले पोइट रहे हैं अमेरिका में। और इन्हें कभी कभी इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। दिस इज अगेन अ न्यू क्वेश्चन बॉर्न। इसी से एक नया क्वेश्चन बन जाता है, फादर ऑफ फ्री, लिख लीजिएगा, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ पावरफुल वेस्टर्न स्टार, इन द अबव लाइन ऑफ वॉल्ट विटमैन्स पोएम ब्लूम्ड द फॉलन स्टार रेफर्स टू। देखिए, देयर इज़ अ मिस्टेक, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन अधूरा है, तो क्वेश्चन को हम पहले पूरा करेंगे। ये टाइप करने वालों की मिस्टेक हो जाती है, दे डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली। देखिए, ओ पावरफुल वेस्टर्न स्टार, ये जो इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं ये, तो इसमें कहते हैं वॉल्ट विटमैन की ये पोयम है, और इस वॉल्ट विटमैन की पोयम में एक वर्ड भी आता है ब्लूम्ड। आपके पास पोयम होगी तो आपको पता होगा, ब्लूम्ड, ठीक है। फिर आता है द फॉलन स्टार, लिख लीजिए। इफ़ यू डोंट नो प्लीज़ राइट इट डाउन, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो ब्लूम्ड है और द फॉलन स्टार है, एक्चुअली ये किसको रेफ़र कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर वॉल्ट विटमैन जी की जो बात है, जब लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, आपको याद आ रहा होगा, जब व्हेन लिलैक्स मतलब वो फूल, सफ़ेद फूल किस में डाले जाते हैं? अब्राहम लिंकन की डेड बॉडी में डाले जाते हैं, तो उसको कहा गया है डोरयार्ड ब्लूम्ड फॉलन स्टार। तो रेफर किसको किया गया? ये किसके लिए संबोधित है? ये है अब्राहम लिंकन। ये कौन थे? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उनके विलाप में एक एलेगी उन्होंने लिखी, ठीक है। और लिंकन जो थे, उनको ये कहा गया है कि एक तरीके के ये मोर प्रोफाउंड थे, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर थे देखने में प्रेसिडेंट की डेथ में। मतलब अगर हम बात करें तो वॉल्ट विटमैन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस। उन्हें अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो वो बहुत ज़्यादा बहुत गंभीर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। विटमैन्स पोएम चिल्ड्रन ऑफ एडम हैज़ द थीम। जो चिल्ड्रन ऑफ एडम है, इसकी क्या थीम थी?
तो थीम समझने से तो पहले थोड़ा सा आप डिटेल में थोड़ा समझ लीजिए। वॉल्ट विटमैन की जो पोयम है चिल्ड्रन ऑफ एडम, ये एक ग्रुप ऑफ 15 पोयम्स है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रुप है कितने पोयम्स की? 15 पोयम्स की ये एक ग्रुप है। लिख लेना और या फिर नोट डाउन कर लेना। ये एक ग्रुप है 15 पोयमों की। कब लिखी थी इन्होंने? 1860 में, 1860 में जो वर्जन आया था। और किस में आया था? लीव्स ऑफ द ग्रास। किस में आया था? लीव्स ऑफ द ग्रास। वेरी इंपॉर्टेंट, लीव्स ऑफ द ग्रास। ठीक है, उसमें ये एंटाइटल्ड था, इसको एंटाइटल किया गया था, जो नाम दिया गया था दैट वाज एनफेंस डी एडम। एनफेंस डी एडम, ये नाम दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं दोबारा से समझाऊंगी तो आपको थोड़ा क्लियर होगा, थोड़ा समझिए। ये जो वॉल्ट विटमैन की जो चिल्ड्रन ऑफ एडम है, ये एक ग्रुप थी 15 पोयमों की, जो 1860 में जो वर्जन आया था, किस में आया था? लीव्स ऑफ ग्रास में। उसका एंटाइटलमेंट था इन्फेंट डी एडम। ठीक है, फिर इसके बाद 6 साल बाद, दैट मीन्स 1867 में, दैट पोयम आफ्टर फ्यू चेंजेस, कहने का मतलब है ये जो पोयम थी इसको थोड़े से बदलाव लाए गए और इसको रीटाइटल्ड किया गया, मतलब इसको दोबारा से इसको टाइटल दिया गया। अब जो टाइटल दिया गया उस टाइटल का नाम था चिल्ड्रन ऑफ एडम। तो अगर क्वेश्चन देखो बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, घुमा के भी पूछा जा सकता है कि पहले अगर क्वेश्चन ये आ गया कि ये जो चिल्ड्रन ऑफ एडम है इसका पहले टाइटल क्या था, तो पहले टाइटल था एनफेंट डी एडम। 1860 में ये वर्जन आया था लीव्स ऑफ ग्रास में। ठीक है, और 1867 में इसको दोबारा से टाइटल दिया गया था कुछ बदलाव लाके, और उस बदलाव में था चिल्ड्रन ऑफ एडम। यहाँ तक समझ में आ गया? आना चाहिए। आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा है कि ये जो चिल्ड्रन ऑफ एडम है इसकी थीम क्या है, तो इसकी जो थीम है वो है लव एज एन एनिमल पैशन। लव एज एन एनिमल पैशन, जिस तरीके से एनिमल का पैशन होता है, जुनून होता है, उसी प्रकार से प्यार करो। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन, ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन, पल्स एंड पावर, cheerful for the freest action from under the laws of divine. The modern man I sing, the above mentioned lines appear in. कहते हैं ऑफ लाइफ इमेंस, मतलब कि जीवन का जो अत्यधिक, इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, पैशन का मतलब होता है जुनून, पल्स का मतलब होता है गर्व, पावर का मतलब होता है शक्ति, चीयरफुल का मतलब होता है खुशी। तो कहते हैं लाइफ में जो अत्यधिक जुनून है, एक तरीके का गर्व है, शक्ति है और खुशहाल शक्ति है। फॉर फियरेस्ट एक्शन, मतलब कम से कम एक्शन के लिए अंडर द लॉज ऑफ डिवाइन, जो भगवान के नियमों के अंतर्गत। द मॉडर्न मैन आई सिंग, मैं एक मॉडर्न मैन हूँ जो मैं गा रहा हूँ। तो ये लाइन अगर आपको याद आ गई, आई सिंग, आप वहीं से आइडिया लगा सकते हो। थोड़ा सा ब्रेन को भी खोल के रखना है, क्ल्यू भी हमें मिल जाते हैं। जैसे द मॉडर्न मैन आई सिंग, तो मैं मॉडर्न मैन आई सिंग, दैट मीन्स इट इज़ फ्रॉम वंस सेल्फ आई सिंग। कहाँ से है? वंस सेल्फ आई सिंग। ये जो पोयम है ये लिखी गई थी वॉल्ट विटमैन से, पब्लिश हुई थी 1867 में। ठीक है, और इसका जो पोयम जो फाइनल फेज में थी, इसको हम कह सकते हैं कि ये 1867 में पहली पोयम के तौर पर फाइनल फेज में लीव्स ऑफ ग्रास में ये पब्लिश हुई थी। हालांकि जनरल एटीट्यूड जो था इस पोयम का वो इतना फेवरेबल नहीं था, है ना, इतनी बहुत साउंड नहीं थी, बट येट इट वाज अ गुड पोयम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, मेमोग्रांडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाय, इट इज़ अ वर्क। ठीक है, मेमोग्रांडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाय, तो एक्चुअली मेमोरेंडा है क्या? मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर, ये काम है पूरा। तो ये वर्क पब्लिश हुआ था 1875 से
1876 तक के पीरियड में ये पब्लिश हुआ। विटमैन का ये टेस्टामेंट है जो आरोप लगाता है हीरोइज्म पे एंड टेरर ऑफ सिविल वॉर पे, ठीक है। तो इसमें जो UPSSB करके एक है, ये इट शुड बी मेमोरेंडा इंस्टेड ऑफ मेमोरेंगे। ये एक्चुअली एक चीज़ और भी है इसमें, अगर आप नोट करना चाहो तो इट्स योर विश। थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी के लिए बता सकती हूँ। UPSESSB इन्होंने ये डिलीट कर दिया था, एरर, इसकी स्पेलिंग में जो एरर था बुक में, है ना। तो इट शुड बी मेमोरेंडा इंस्टेड ऑफ मेमोग्रेंडा। एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको, थोड़ा सा कहाँ चला गया, यस, ये मेमोग्रेंडा की जगह क्या आना चाहिए, मेमोरेंडा। क्या आना चाहिए, मेमोरेंडा। एक्चुअली ये किसी एग्ज़ाम में आया, और जिस एग्ज़ाम में ये PGT में आया था, UP के PGT एग्ज़ाम में आया था, तो वहाँ पर मेमोग्रेंडा दे दिया था। दैट इज़ रॉन्ग, इट शुड बी मेमोरेंडा, है ना। तो मेमोरेंडा आना चाहिए बजाय तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कहीं मेमोग्रेंडा ही ना पढ़ लो, ये रॉन्ग है, मेमोरेंडा आना चाहिए, ठीक है। तो मेमोरेंडा जो है ड्यूरिंग द वॉर, ये वॉल्ट विटमैन की वर्क है जो 1875 से 1876 के तहत पब्लिश हुआ था। ये टेस्टामेंट है हीरोइज्म के लिए, टेरर ऑफ सिविल वॉर के ऊपर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छठा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द ऑप्शंस। व्हाट थॉट आई हैव टू यू टुनाइट, वॉल्ट विटमैन, फॉर आई वॉक्ड डाउन द साइड स्ट्रीट्स अंडर द ट्रीज विद अ हेडेक, सेल्फ कॉन्शियस लुकिंग एट द फुल मून। देखिए, व्हाट थॉट आई हैव टू यू टुनाइट, मेरे क्या विचार है तुम्हारे लिए आज की रात। वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन के लिए कह रहे हैं। फॉर आई वॉक्ड डाउन द साइड स्ट्रीट्स, मैं साइड स्ट्रीट से नीचे की ओर आया, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, विथ अ हेडेक, सरदर्द था मेरा, किसको लेकर, सेल्फ कॉन्शियस, अपने आप को देख के, लुकिंग एट द फुल मून, फिर मैंने फुल मून को देख के मैं अपने आप में क्या हो गया, सब कॉन्शियस हो गया। These lines are taken from a very famous poem by Allen Ginsberg। अगर बात करें तो एलन गिन्सबर्ग की बहुत ही फेमस पोएम है, वहाँ से ये वर्क लिया गया है, वो लाइन ली गई है, और ये लाइन जो है वो डेडिकेट की है इन्होंने वॉल्ट विटमैन के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, विच वर्क इज़ दैट, ही इज़ एक्चुअली आस्किंग विच वर्क इज़ दैट। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, तो ये जो गिवन है, जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं फुल मून इज़ टेकन फ्रॉम अ फेमस पोएम, और उसका नाम है अ सुपर मार्केट इन कैलिफोर्निया। ये किसने लिखी है, एलन गिन्सबर्ग ने, और ये किसको संबोधित है, ये वॉल्ट विटमैन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th क्वेश्चन पे। हु इज़ मॉन्ड इन वॉल्ट विटमैन्स when lilacs last in the dooryard bloomed। तो ये अभी भी थोड़ा एक क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया था। तो कौन मौन करता है, कौन विलाप कर रहा है, वॉल्ट विटमैन, है ना। हु इज़ मॉन्ड इन वॉल्ट विटमैन, मतलब वॉल्ट विटमैन का जो वर्क है लिलैक लास्ट इन डोरयार्ड, इसमें कौन क्या कर रहा है, मौन कर रहा है, विलाप कर रहा है। तो यहाँ पर विलाप किसके लिए किया जा रहा है, ये किया जा रहा है प्रेसिडेंट कौन, अब्राहम लिंकन, इनके लिए विलाप हो रहा है, इनके लिए रो रहे हैं लोग, इनके लिए शोक मना रहे हैं। तो ऑप्शन इज योर सी, अब्राहम लिंकन। क्योंकि क्या होता है कि ये वॉल्ट जो एक ड्रामा है, ये आइडेंटिटी है, ये बता रहा है कि भाई जब अमेरिकन सिविल वॉर चला तो किस प्रकार से यहाँ पर जो राइटर थे, मतलब प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उनकी किस प्रकार से मृत्यु हो जाती है, तो उसके ऊपर ही उन्होंने इस चीज़ को कहा है। और ये वर्क जो है, ये जो एसे है, ये वेल नोन है किसके लिए, इन द लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, एक्चुअली माय थ्रोट इज हैविंग सम प्रॉब्लम। देखिए, ओ कैप्टन, माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन इज़ एन एलेगी।
बहुत देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग तरीके से है, किसके लिए लिखी है आपको पता है। ओ मेरे कैप्टन, ये वॉल्ट विटमैन ने एक एलेगी लिखी है। एलेगी का मतलब होता है विलाप, शोक गीत, शोक पोयम लिखी है। किसके लिए लिखी है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड दैट इज अब्राहम लिंकन। तो ठीक है, ये कब लिखी थी? क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कब लिखी थी, तो ये 1865 में लिखी थी। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए तो कब लिखी थी? 1865 में लिखी थी। और ये पहले पब्लिश हुई थी सीक्वल टू ड्रम टैप्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पब्लिश किस में हुई थी सबसे पहले? तो लिख लीजिए सीक्वल टू DRUM ड्रम ट्रैप्स, TAPS टैप्स। और कब लिखी गई थी? 1865। तो सीक्वल टू ड्रम टैप्स 1865 में। ये कलेक्शन है वॉल्ट विटमैन की पोयम का, जो इंस्पायर करता है कोई भी जो इवेंट्स होते हैं अमेरिकन सिविल वॉर में, उस पीरियड को ये बताता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है creeds and schools in abeyance, retiring back a while, sufficed at what they are, but never forgotten. In which poem do these lines occur? तो एक्चुअली इनका कहने का तात्पर्य क्या है, पहले ये समझ लीजिए। ये कहते हैं कि क्रीड्स, पहले क्रीड्स का मतलब क्या होता है? क्रीड्स का मतलब होता है रास्ता, पथ जिसे हम कहते हैं रास्ता। एबियंस का मतलब होता है रोकना। तो कहते हैं कि वो रास्तों को और स्कूल जाने वाले रास्तों को रोकना। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफाइस्ड एट, सफाइस्ड का मतलब क्या होता है? सफाइस्ड का मतलब होता है पूरा। तो कह रहे रिटायर होने से पहले मुझे क्या करना है? कुछ काम है मेरा। दे आर बट नेवर फॉरगेटन, जो मुझे कभी क्या नहीं है, मैं भूलता नहीं। तो ये इसके वर्ड्स हैं। ये लिए कहाँ से गए हैं? और ये उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2017 में। तो ये जो वर्क है, ये लाइन है, ये कहाँ से ली गई है? इट इज़ टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहाँ से लिया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये पोएम है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा ली गई है। और इसको इंक्लूड किस में किया गया, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो लीव्स ऑफ ग्रास, इसमें इसको क्या किया गया है? रखा गया है। ठीक है। और ये जो है, ये पूरा क्रेडिट दिया जाता है, रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्ट विटमैन की पोइटिक वर्जन को। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा आंसर। सॉरी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। Who made the following comment on the first publication of Leaves of Grass? The most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed. कहते हैं कि ये जो लीव्स ऑफ ग्रास में ये कमेंट किसने दिया? ये पहले पब्लिकेशन पे कमेंट किसने दिया कि जो मोस्ट एक्स्ट्रा, ये क्या है कि ये वर्क जो है ये सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस है बुद्धिमती का, बुद्धिमानी का, ज्ञान का। ठीक है, जो अमेरिका ने हैज़ येट कॉन्ट्रीब्यूटेड, जो अब अमेरिका ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये एक्चुअली ये किसके लिए कहा गया था? ये अपीयर्ड हुआ था लेटर में वॉल्ट विटमैन के, किसके द्वारा? फ्रॉम रैल्फ वेल्डो इमर्सन। रैल्फ वेल्डो इमर्सन, इनका पूरा नाम क्या है? RALPH, रैल्फ वॉल्डो, WALDO, वॉल्डो। ठीक है, तो रैल्फ वॉल्डो इमर्सन, तो ही इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और ये कब बोला था? 21 जुलाई 1855। तो इन्होंने लिखा था, डियर सर, आई एम नॉट ब्लाइंड टू द वर्थ ऑफ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, आई फाइंड द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड, ये उन्होंने बोला था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स वॉज स्टार्टेड बाय वॉल्ट विटमैन? कौन से पीरियोडिकल्स वॉल्ट विटमैन ने क्या किए थे? स्टार्ट किए थे। तो इनका मिरर नहीं है, आउटलुक भी नहीं है। लॉस आइलैंडर, तो लॉस आइलैंडर इनका जो क्या है, एक पीरियोडिकल था जो इन्होंने खोजा था, और 1838 में। कब? 1838 में। दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है आपका।
विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। अब वॉल्ट विटमैन ने कौन सी लाइन लिखी है? इफ एनीथिंग इज स्केयर्ड ह्यूमन बॉडी इज स्केयर्ड। इफ एनीथिंग इज स्केयर्ड, कहता है यदि कोई भी चीज़ अगर डरी है तो ह्यूमन बॉडी इज स्केयर्ड, तो ह्यूमन की जो बॉडी है वो भी क्या है, डरती है। तो वो कहते हैं ये जो वर्क इन्होंने लिखा था वॉल्ट विटमैन ने, ये अपनी पोयम में लिखा और उस पोयम का नाम था आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। अब पूछ लिया जाए कौन से वर्क में है तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर लिख के दिखाती हूँ। इसका जो आंसर है जो कौन सी पोयम से है तो वो है आई सिंग, ठीक है, द बॉडी BODY बॉडी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। उसमें इस चीज़ को इन्होंने बताया है कि यदि मैं डरता हूँ तो मेरी बॉडी भी क्या होती है, डरती है, स्केयर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, द केल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, द लाइन अकर्स। ये जो केल्सन है, केल्सन एक्चुअली ये नाम है किसी का, तो किसी बच्चे के लिए ये नाम दे दिया जाता था, माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता था कि वो नाम दे सकते थे बच्चे को। तो वही कहते हैं कि केल्सन ऑफ क्रिएशन इज़ लव, केल्सन का जो क्रिएशन है वो प्यार है। ये लाइन किस से ली गई है, कौन से वर्क से ली गई है? तो ये लीव्स ऑफ ग्रास में ये इंक्लूड है ये वर्क, और ये वर्क का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, जो कि वॉल्ट विटमैन का कलेक्शन बताता है पोइटिक वर्जन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स हैव अ लुक। 14th क्वेश्चन है, इन द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमैन बिगिंस हिज स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ एट द एज ऑफ। जो ओपनिंग स्टेंजा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है इसका जो ओपनिंग स्टेंजा है जहाँ ये पोएम स्टार्ट हो रही है, वॉल्ट विटमैन अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बता रहे हैं कि मुझे धार्मिक ज्ञान के बारे में रीजन मतलब मैं जाग उठा हूँ, ठीक है। तो वो कौन सी उम्र में उनको ऐसा लगता है, एट व्हाट एज ही सेज दैट, तो वो जब रहते हैं कितने साल के, 37 ईयर्स के, क्योंकि ये जो पोयम है ये पब्लिश हुई थी 1855 में। तो जब वो 37 के रहते हैं फिर उस समय वो बोलते हैं, और ये लीव्स ऑफ ग्रास में ही इंक्लूड है ये वर्क इनका, जो 1855 में पब्लिश हुआ था, 1855 में, ठीक है, 1855 में ये पब्लिश हुआ था। और ये तब 37 के होते हैं, तो ये इस पोयम में जो रिटर्न है तो उसमें उनके सिग्नेचर भी हैं, तो वो फ्री स्टाइल में ही दिए गए हैं। तो आपको कुछ याद नहीं करना, आपको बस यही पूछ रहा है कि कब है, तो दैट वाज 37। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक। वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन। अब वही क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के वैसे ही पूछे जा रहे हैं कि ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वॉल्ट विटमैन का, ये किस में इंक्लूड किया गया था पहले, तो ये किया गया था लीव्स ऑफ ग्रास में। सबसे पहले इसको किस में किया गया था, लीव्स ऑफ ग्रास में, और इसको क्रेडिट भी दिया गया था कि ये सबसे कोर काम है पोइटिक वर्जन का, अगर माना जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है विटमैन जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, हु इज़ नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। एक्चुअली बार्ड कवि को कहते हैं, आपको पता होगा, पोइट को कहते हैं बार्ड, कवि को। तो द पोइट ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वॉल्ट विटमैन को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक एडिटर है जो डेमोक्रेटिक न्यूज़पेपर में, मतलब एक डेमोक्रेटिक न्यूज़पेपर है उसके वो एडिटर रहते हैं, और वो ये विश्वास मानते हैं और वो दिखाते भी हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपना जो पोजीशन है वो हिमसेल्फ उसने कैसे अचीव करी, और कैसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल फ्रीडम विद इन द लिमिट्स ऑफ नेचुरल लॉ, और जो उनका माइंड है, बॉडी है, वो किस तरीके से डेमोक्रेटिकली उन पे हावी है। तो उन चीज़ों को उन्होंने बताया है। तो इससे पता चलता है कि वो क्या है, एक कवि है डेमोक्रेसी से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं, और वैसे भी आप थोड़ा सा जान सकते हैं, जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन से वो इन्फ्लुएंस है, तो इट शोज़ कि ही वाज इन अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड एज वेल, और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे वो ज़्यादा बात करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 15th वी हैव डन इट। वॉल्ट विटमैन सॉन्ग फर्स्ट इंक्लूडेड इन हो गया, ये तो हो गया।
और ये डेमोक्रेसी वाला भी हो गया। तो हम 17th पे चलते हैं। 17th क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन इज़ अ पोइट ऑफ। अगर वॉल्ट विटमैन जी की बात की जाए तो वॉल्ट विटमैन जी कौन से पोइट हैं, कौन सी सेंचुरी के पोइट हैं, ये कहना चाहते हैं। तो वॉल्ट विटमैन जी जो है वो 19th सेंचुरी के पोइट हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए इसका उत्तर 19th सेंचुरी के क्या है, पोइट। ये बॉर्न हुए थे May 31 को, आप लिख सकते हैं May 31 को इनका जन्म हुआ है इन 1819। ठीक है, 1819 में इनका जन्म होता है। ठीक, और ये क्या है, एक अमेरिकन पोइट है, एसेइस्ट है और जर्नलिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ पोएम बाय, किसने लिखी है ये पोएम, विटमैन जी ने। वॉल्ट विटमैन जी की ये पोएम है जो एक सीदिंग प्रिंसिपल, मतलब उत्तेजित करती है उसको, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांतों को, ह्यूमन सोसाइटी को किस तरीके से उन्हें शेप करना चाहिए, कैसे अपने अंदर वो संस्कार लाने चाहिए। बहुत ही ग्रेट और फेमस है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दो इट क्लेम्स टू एक्सप्रेस द सेल्फ ऑफ पोइट, भले ये पोइट अपने आप को ही क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इट मेक्स द सेंस ओनली व्हेन इट टेक्स टू सिंबलाइज, मतलब वो दुनिया वालों से भी अर्ज कर रहे हैं कि भाई ऐसे ही रहो, एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ ह्यूमैनिज्म आपके अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 19th। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ अ लाइन फ्रॉम वॉल्ट विटमैन। मैं अपने आप ही सेलिब्रेट करता हूँ, मनाता हूँ और अपने आप गाता हूँ। तो ये जो है अगेन दिस इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। गाता हूँ ये जहाँ भी आ रहा है समझिए आप, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये पब्लिश हुआ था 1855 में। इसका जो एडिशन है वो लीव्स ऑफ ग्रास में आया था। ये फ्री वर्स स्टाइल में लिखा गया है, फ्री वर्स स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। हैव अ लुक, देखते हैं 20th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Whose death does when lilac last in the dooryard bloomed commemorate? तो ये कहते हैं कि किसकी डेथ में जो सफ़ेद फूल, लिलियाक जो है वो सफ़ेद फूल है, वो उसके जो बॉक्स होता है जिसमें दफनाया जाता है उसमें डाल रहे होते हैं। तो वो लिंकन के लिए कर रहे हैं मौन, एक्चुअली किसके लिए कर रहे हैं, लिंकन की बॉडी के लिए डाल रहे हैं, अब्राहम लिंकन की। ठीक है, और ये कब कर रहे हैं वो 1865 में। ये एक पीरियड था जब प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जी का असैसिनेशन हो जाता है अप्रैल 14, 1865 में। उस समय ये एलेगी के बारे में ये बता रहे हैं, उस एलेगी के फॉर्म में उससे समझा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन को देख लीजिए आप। व्हाट इज़ द मेजर सिंबल इन विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सिंबल क्या है, किस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है? तो जो सिंबल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वो एक नेचर को उन्होंने दिखाया गया है। तो जो इम्पॉर्टेंट पोएम है दैट इज़ इन द लीव्स, पत्तियों में, पत्तियां है ना, वो पत्तियां डालते हैं लिलैक की, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ग्रास, क्या कहोगे आप, यहाँ ये पत्तियां जो हैं, ये जो पोएम ली गई है ग्रास इन द लीव्स, तो ये पोएम कंपेयर किया गया है अलग ऑब्जेक्ट से, लिविंग, एक तो इसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट से किया गया और लिविंग बीइंग ऑफ द नेचर, जो नेचर का जो लिविंग बीइंग है उससे इसको कंपेयर करके सिंबलाइज किया गया, एंड दैट इज ग्रास। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। लेट्स हैव अ लुक। 22 क्वेश्चन है, विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन? कौन से अमेरिकन राइटर का बहुत ज़्यादा प्रभाव था विटमैन पे? तो वो थे आपके अगेन ये रैल्फ वाल्डो इमर्सन। कौन थे? इमर्सन। तो इमर्सन जी का ये फुल नाम आता है आपका, आपको याद रखना है इमर्सन जी का फुल नाम क्या है, रैल्फ वाल्डो इमर्सन। ये भी पहले भी बता दिया मैंने आपको, ये एक बार पहले भी क्वेश्चन आया है। सो क्वेश्चन पूछने का तरीका ज़रूर अलग है बट द आंसर सेम है, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि क्वेश्चन ही सेम है, क्वेश्चनिंग पूछने का तरीका अलग है। सो दिस इज़ द पॉइंट यू हैव टू मेक इट क्लियर कि क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा रहा है एक ही आंसर से लेते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd, द शिप इन विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू। अब यहाँ कैप्टन ओ कैप्टन किसको रेफर कर रहे हैं? वो शिप, वो एक्चुअली किसके लिए कर रहे हैं? वो
वो आपको देखा जाएगा तो वो कैप्टन किसके लिए कह रहे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कौन है, लिंकन है। तो उनको किससे संबोधित किया, उन्होंने डेमोक्रेसी से। ठीक है, उन्होंने उसको डेमोक्रेसी से किया है। क्यों किया है डेमोक्रेसी से, क्योंकि साउथ अमेरिका डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, ब्रेक अवे करेगा नॉर्थ अमेरिका से। लेकिन लिंकन फॉर द सेक ऑफ इंटीग्रिटी, कि भाई वो चाहते हैं कि भाई लड़ाई दंगा ना हो, तो डेमोक्रेटिक रखना चाह रहे हैं कंट्री को, तो उनसे अपोज करते हैं कि लड़ाई युद्ध मत करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन है, व्हिटमैन्स पोयम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी इसमें कितने चीज़ें कंटेन्ड है, मतलब वो पूछता है व्हिटमैन की पोयम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन्स कितने सेक्शंस इसके अंदर है। तो इसके अंदर है टोटल 9 सेक्शंस, याद रखिएगा 9 सेक्शंस है। और ये पोयम पहली अपीयर हुई थी 1865 में, ये भी याद रखिए 1865 में अपीयर हुई थी। और इसमें लिटिल कह सकते हैं कि कुछ डिस्क्राइबेबल फॉर्मल स्ट्रक्चर्स थे, फीचर्स थे जो रैंडमली पैटर्न किया गया था और फिर रिपीट भी हुए थे कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस। तो दिस इज़ द वे दिस आंसर वाज अबाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, इन विच फेमस पोएम डज वॉल्ट व्हिटमैन मेक अ रेफरेंस टू स्विस कैनाल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक। ऐसी कौन सी वॉल्ट व्हिटमैन की पोएम है जिसमें उन्होंने स्विस कैनाल और लाइन अक्रॉस अटलांटिक का जिक्र किया है। तो वो पोएम कौन सी है, दैट इज पैसेज टू इंडिया। स्विस कैनाल, पैसेज टू इंडिया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इनको जिक्र किया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेलिंग समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस पैसेज टू इंडिया है वहीं उनका जिक्र हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पोएम लीव्स ऑफ ग्रास। कौन है, वॉल्ट व्हिटमैन है। 1819 से 1892 का जो इनका पीरियड रहा है कलेक्शन का, पब्लिश हुई थी 1855 में। और ये पोएम क्या है, इसमें लूजली हम बोले तो कनेक्टेड है एक दूसरे से। व्हिटमैन सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ को और ह्यूमैनिटी को इस वर्क में, लीव्स ऑफ ग्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉल्ट व्हिटमैन इज नोन एज अ पोइट ऑफ। इन्हें कौन सा पोइट माना जाता है। तो इनको वैसे तो ही इज़ अ अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इन्हें डेमोक्रेसी का पोइट माना जाता है और ये फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है इन्हें। कभी कभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए तो वॉल्ट व्हिटमैन विल बी द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन थोड़े सब्स्टिट्यूशन से है, तो देख लेते हैं। Choose one appropriate word to substitute the following expression given below. A supporter of the cause of women. मतलब कोई भी इंसान जो क्या करे, जो मतलब विमेन, कोई भी कारण बने विमेन के लिए, सपोर्ट करे उसको, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेमिनाइन। उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं उसको आप बोलोगे फेमिनिस्ट। अगर हम वर्ड बोलें तो क्योंकि वो उससे जुड़ा है तो फेमिनिस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अ सपोर्टर और द कॉज ऑफ वुमेन इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। फेमिनाइन तो उसको कहते हैं जिसके अंदर क्वालिटी होगी एक टिपिकल वीमेन की। एफेमिनेट उसे कहेंगे जिसके अंदर क्या होगा, वीमेन की कोई भी साउंडिंग लाइक वीमेन और गर्ल होगी और बिहेव कर रही होगी, होगा वो लड़का। ठीक है, बॉय मतलब इफेमिनेट मीन का मैन या बॉय लुकिंग, और लेकिन बिहेव और कैसे आवाज़ कैसे आ रही होगी, लड़की की तरह। और सोफिस्ट किसे कहते हैं, सोफिस्ट हम कहते हैं एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्लेवर आर्ग्यूमेंट करता हो। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा फेमिनिस्ट, जो सपोर्ट करे कारण वुमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट वर्ड एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। आपने देखा होगा कई बार कोई बिल्डिंग होती है, वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का कुछ भी सामान रखा है, उसको देखने के लिए जाते हैं हम, तो हम उसको कहते हैं आर्ट गैलरी। एक्चुअली वो वर्ड ही आता है आर्ट गैलरी। ठीक है, आर्ट गैलरी आता है, तो वो डिस्प्ले किया जाता है, वहाँ सामान रखे रहते हैं, काम जो भी काम होता है, वर्क होता है, उसको वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, म्यूज़ियम टाइप का कह लो आप। आर्टिलरी क्या है, लेकिन आर्टिलरी क्या है, आर्टिलरी में तो गन्स वगैरह होते हैं, व्हील्स वगैरह होती हैं। ठीक है, क्योंकि आर्टरी का मतलब ही होता है लार्ज इंपॉर्टेंट रोड, रिवर, ब्लड वेसल्स, इस तरीके की चीज़ें होंगी। लाइब्रेरी आप जानते हो किताबों की बात होगी, तो इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर्ट गैलरी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है,
अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज, जो व्यक्ति अपने आप में रहे, मतलब अकेले अपने आप रहे, किसी के साथ ना रहे, फ्रेंडशिप ना रखे, अकेला रहे, अकेली कंपनी में अच्छा महसूस करे, तो उसको हम बोलते हैं रेकलेस। व्हाट वी कॉल इट, रेकलेस, RECULSE। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई मेड ईच एंड एवरी कंटेंट क्लियर बनाया है जिससे कि आपको समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, और आपकी क्या मतलब अगर आप फीडबैक भी देते जाएं तो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यस ऑफ कोर्स इसको चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हर दिन यहाँ नई नई वीडियोस मिलेंगी, मैराथन सीरीज़ मिलेगी। एंड यस ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू गिव लिटरेरी टर्म्स पे मैं जो आप लोगों के डाउट्स हैं उस पर रिलेटेड मैं कुछ नोट्स वगैरह या डिस्कशन करके आपको समझा सकती हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा इन बिटवीन आई विल मेक द वीडियोज़ रिलेटेड टू दैट। तो आई होप आप लोग को एसाइड क्लियर हुआ होगा जो मैंने अभी डाला था थोड़ी देर पहले, मतलब इन द लास्ट वीडियो। तो लिटरेरी टर्म्स को हम थोड़े थोड़े जो डिफ़िकल्ट हैं उसको इस तरीके से कवर कर लेंगे जिससे कि सभी बच्चों को समझ में भी आ जाए। और जिन्होंने अभी तक देखते हैं चैनल को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट एंड इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू रियली लाइक इट एंड यू रियली फील दैट देयर इज़ अ वर्थ, इट इज़ अ वर्थफुल, तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए एंड मेक इस चैनल को ग्रो कीजिए, ग्रो करवाइए। आप जितना ग्रो कराएंगे उतना ही कंटेंट आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। इट विल रियली बूस्ट माय मोरल एज वेल। तो आप सभी को मेरी तरफ से तैयारी के लिए बहुत बहुत गुड लक कहूँगी मैं। आप तैयारी पे डटे रहें, एक भी दिन आप मिस मत करिए। एंड यस, मेक every day your day and the D-Day. I can say that for the D-Day. D-Day का मतलब होता है वो दिन जो दिन आने वाला है, जिस दिन हमारा मकसद है एग्ज़ाम देने का, दैट इज़ द D-Day. सो यू ऑल प्रिपेयर फॉर इट। सभी लोग अच्छी तैयारी करें। जितनी मैं आपसे देखिए कमेंट सेक्शन में हो सकता है आपको कमेंट थोड़ा लेट मिल जाए, यू विल गेट द आंसर्स लेट, बट डेफिनेटली आपके आंसर्स ज़रूर, आपके जो प्रश्न होंगे तो उसके उत्तर मैं ज़रूर दूंगी। तो आप प्लीज़ जुड़े रहें और आगे पढ़ते रहें। और एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगी, आई एम नॉट मिसगाइडिंग यू, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये तय कर लीजिए आपको पढ़ना कहाँ पर है। अगर आप वीडियोस में कभी इधर फ्लिप करोगे कभी उधर, कहते हैं ना फ्लिप करते रहोगे, देन यू विल स्टैंड नोवेयर। क्योंकि देखिए हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। सो यू मेक योर डिसीजन। आप सभी लोग अपने पढ़े लिखे हैं, सभी लोग समझदार हैं, तो आप सभी लोग अपना निर्णय खुद ले लीजिए कि भाई मुझे किसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो मुझे कहाँ जाना है। एंड इफ़ यू फाइंड समवन एल्स, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, किसी का भी XYZ आई एम टेलिंग, तो आप उसी वहीं के वीडियोस पे स्टक कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट सी अदर वीडियोस इफ़ यू आर गोइंग थ्रू माय वीडियोस, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द कंटेंट। I will provide you all the content, all the marathon series of your entire syllabus. थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ मिलेगा। अभी बहुत टाइम है और टाइम के साथ साथ आपको बहुत सारी, इट विल बी मोर देन, ये तो 2000 से भी ज़्यादा आपके मैराथन बन जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन यह है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और एक विश्वास करना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। आप एक ही जगह पढ़िए। If you have made your mind that I will read, I will go through the exam this time with Deepika ma'am, so make it sure. आप ये डेट श्योर कर लीजिए कि मुझे अब किसी और की वीडियो नहीं देखनी, I just have to go there. तो ये मैं आपको, आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टिंग यू, बट मैं आपको उस चीज़ से, मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप इधर उधर भागने में समय मत व्यतीत करो। अपना समय एक जो है बस वही कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहो। सो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ग्रो कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।